हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान एकेडमी। मैं हूं सीए कृष्णा मोडा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, मैं शुरू करने वाला हूं आपके साथ फ्री लेक्चर सीरीज ऑन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे वो होंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एग्जैक्टली अकाउंटिंग होता क्या है, what are the advantages, what are the limitations, what are the objectives of accounting। इसके अलावा हम कवर करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के अंदर भी आप देखोगे अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारे डिफरेंट अकाउंटिंग के जो है ब्रांचेस है, हम ये सब जानेंगे। इसके अलावा हम क्या कवर करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो आज तक हम सुनते आए हैं क्लास 11 के पहले कि एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, इनकम, ये सारे फैंसी वर्ड्स लगते थे हमें। एक बेसिक आइडिया हमें रहता था, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं था। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना होता क्या है ये सब। एंड लाइक आई सेड, दिस लेक्चर सीरीज इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इसे जाने बगैर अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बेस इतना मजबूत नहीं रहेगा। तो वापस से ये सारी चीज़ जो आज हम कवर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत हमारे लिए जो है एक नया रहेगा, नॉलेजेबल एक रहेगा आज का लेक्चर, और बहुत बहुत ज़रूरी रहने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आज हम कवर करेंगे कि एग्जैक्टली सर ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग, कई बोलते हैं अकाउंटेंसी, तो क्या ये सेम है या ये अलग है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का पहला टॉपिक, विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। राइट, सो सबसे पहले सर ये अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग और सर अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सब मतलब क्या एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है सर? क्योंकि हम अकाउंटिंग टर्म तो काफ़ी बार सुने हैं, पर सब्जेक्ट का नाम तो अकाउंटेंसी है। तो क्या ये एक ही चीज़ है कि क्या अलग चीज़ है? तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अकाउंटिंग इज। सो सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम अकाउंटेंसी है। ये हम डिटेल में और आगे जाकर कवर करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझिए अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म। ये जो है अकाउंटिंग इज लाइक अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बहुत कुछ कवर करता है, इट्स अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी, एंड अकाउंटिंग विद इन दैट इज जस्ट अ प्रोसेस, है ना। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं इट्स अ प्रोसेस। इसका डेफिनेशन भी आप देखोगे, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के वे में डिफाइन किया गया है इसको। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? बहुत सिंपल है सर। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and reporting of financial information। तो इसकी जो डेफिनेशन में आप देखोगे, बहुत से एक्टिविटीज दिए हुए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन से इन्वॉल्व है जो फिनेंस के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सके, जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, उसे तो हम अकाउंटिंग के परव्यू में कंसिडर ही नहीं करेंगे। और अगर आप देखोगे ये पूरा जो स्टेप्स है, ये पूरे सीक्वेंस में है। सो अकाउंटिंग क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा कि हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इज ओनली कंसर्न विद क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट हो सके, सिर्फ उसको अकाउंटिंग कंसिडर करता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले तो ये समझना होगा कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है बिजनेस के अंदर, तो क्या उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं तो दैट वील कंसिडर। सो सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे वेदर और नॉट इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यस, अगर वो हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी आर गोइंग टू मेजर इट।
अब वो हो तो सकते हैं मेजर, अब उसका क्या वैल्यू है वो हम निकालेंगे, क्वांटिफाई करेंगे. सो दैट इज द सेकेंड एक्टिविटी इन्वॉल्व विद इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग. अब हम सर उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए, मेजर भी कर लिए. अब क्या होगा, अब जाके हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. अब हम हमारे बुक्स में उसको जो है डालेंगे. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. अब सर रिकॉर्ड तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे बिजनेस में जो फाइनेंस की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको, और जो मेजर भी हो पाएगा. तो सर ऐसे हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं ना. लेकिन अब सर ये तो मतलब हर चीज को अगर हम एक ही जैसे बस रिकॉर्ड करते जाए तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, है ना. क्योंकि उसको अब हमें ग्रुप भी तो करना पड़ेगा. ऐसे तो लाखों हजारों आइटम्स होंगे जो एक बिजनेस में आएंगे और आप रिकॉर्ड करते चले जाओगे, लेकिन उसको एक ट्रू सेंस में उसका एक मतलब निकले, है ना. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक जैसे हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम ग्रुप करेंगे. और बाद में जाके हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जब हम रिकॉर्ड करें सर, एक तो होता है ओरिजिनली जो रिकॉर्ड करें बुक्स में उसे हम जर्नल बोलते हैं. सो रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस है वो जर्नल में कवर करेंगे. और इसके बाद जो एक जैसे ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई किए उसको हम ग्रुप किए, क्लासिफाई करें, उसे हम लेजर करेंगे कहते हैं. सो लेजर बोलो या अकाउंट्स बोलो, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस अंडर वन हेड वुड बी नोन एज क्लासिफाइंग. अब सर हम रिकॉर्ड भी कर लिए, उसे हम ग्रुप भी कर दिए, लेकिन सर बाद में क्या होगा कि अब ये जो ग्रुप भी हम कर रहे हैं ना, इससे एक फर्दर और आगे स्टेप में हम जाएंगे और उसका एक फर्दर हम समरी बनाएंगे, जिससे कि एक जो फाइनल प्रेजेंट जो हम करेंगे ना ओनर्स को, जब हम दिखाएंगे उनके अकाउंट्स, तो उसमें उनको बहुत ही हाई लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए. सो एक कंपनी अगर आप सोचो, एक कंपनी में आप सोचो कितने लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं आज की तारीख में, है ना. अब जब एक अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ले जाके तो ओनर को नहीं दिखा देगा, है ना. ओनर वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक आइटम्स कि उसका पूरे बिजनेस में साल में कितना सेल हुआ, साल में कितना परचेज हुआ, साल में कितना प्रॉफिट आया. तो चलो प्रॉफिट एक स्टेप और आगे जाएंगे, जब एनालाइज करेंगे तब आएगा. लेकिन ये परचेज सेल, ये एक जो हम बोल रहे हैं एक कंसोलिडेटेड अमाउंट, ये निकालने के लिए उसको समराइज करना भी जरूरी है. परचेज में भी आप सपोज कीजिए आप हजारों वेंडर्स के साथ एक कंपनी डील करती है ना. उसमें राम श्याम घनश्याम बहुत बहुत से वेंडर्स होंगे, राइट. लेकिन उन सबको अब एक समराइज करके एक परचेज का वैल्यू निकालना चाहे तो बहुत ही जरूरी रहेगा कि उसका एक समरी बनाना. सो समराइज इज द नेक्स्ट स्टेप. एंड जैसा हम अभी अभी डिस्कस किए कि अब आप क्या चाहोगे कि सर उसमें साल में हम प्रॉफिट कितना कमाए. सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ओनर के लिए ये है कि उसने एक पैसा जो लगाया है बिजनेस में, क्या सर उसमें हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे. तो ये एनालिटिकल और इंटरप्रेट जो करते हैं हम अकाउंट्स को, उसको हम कहते हैं एनालाइजिंग. एंड देन फाइनली रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो रिपोर्टिंग का मतलब है लास्ट स्टेप. रिपोर्टिंग से हम समझते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. और यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हम इसकी बात पढ़ने वाले हैं, कौन कौन यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. लेकिन आज अकाउंटेंट जो भी ये चीज रिकॉर्ड कर रहा है, समरी बना रहा है, उसको प्रेजेंट करने का भी तो एक तरीका होगा, राइट. तो एक फॉर्मेट जो वो बनाएगा, एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को, जिससे कि जो उसके यूजर्स है इस इंफॉर्मेशन के, उसको इजीली समझ पाए. दैट स्टेप इज नोन एज रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो नेट सर अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हम क्या कवर कर रहे हैं, हम वो सारे एक्टिविटीज कवर करें जो एक सीक्वेंस में इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगे वो कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में. सो इट्स वेरी इजी. इनफैक्ट अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सपोर्टर है, आपके लिए और भी इजी हो जाएगा ये लर्न करना. और या तो आप आईपीएल के फॉलोअर हो, आप आईपीएल फॉलो करते हो, तो आप सिंपल सा ये मंत्रा जो है आप याद कर लीजिए. आई एम रॉयल चैलेंजर सपोर्टर, ऑलवेज रिमेंबर. सो आई से हम क्या समझ रहे हैं, आइडेंटिफाइंग. एम से मेजरिंग, आर रॉयल, रिकॉर्डिंग, सी फॉर चैलेंजर्स, क्लासिफाइंग,
S for supporter, summarizing. A, always analyzing, and remember reporting of financial information. तो पूरा सीक्वेंस में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वेदर और नॉट इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. Yes, if it is, then how do we quantify it? How do we measure it in terms of money? Next step is recording in the books of accounts. Then grouping or classifying that piece of information, those related transactions under one head, which is classifying. Then summarizing, उसके एक high level summary बनाएंगे, which is summarizing. Then analyzing and interpreting that financial information, and finally presenting that information to the users of finance, like owners of the business. So that is reporting of financial information. So sir, definition तो बहुत easy रहा. और एक और चीज जो हम अकाउंटिंग को बोलते हैं, it is also called the language of business. So आज बिजनेस में बहुत कुछ हम करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं. अब उसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, किस भाषा में हम ये समझेंगे. अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दोस ट्रांजैक्शंस. जब हम इसको एक क्वांटिफाइबल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम समझते हैं बिजनेस का आज पोजीशन क्या है, आज क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस का, है ना. सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग के जरिए ओनर पता लगाता है कि बिजनेस कैसा कर रहा है. बिजनेस ओनर से बात करता है अकाउंटिंग के जरिए. सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. क्लियर है सर. सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो है बहुत इजी है. हम समझते हैं अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंडर आता है. अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इज अ मोर थियोरेटिकल एस्पेक्ट. उसके अंदर अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस, एक हाई लेवल समरी बनाना कि टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कितना आया है बिजनेस में, है ना. ऐसा एक हाई लेवल समरी बनाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस पूरे साल में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. उससे हम एनालाइजिंग बोलेंगे. और लास्ट स्टेप क्या करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन जब समरी वगैरह सब रेडी कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस लगा, सब चीज. उसके बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को. और वो यूजर्स जैसा हम समझ रहे बाद में पढ़ेंगे, वो हो सकते हैं ओनर्स, वो हो सकते हैं मैनेजमेंट. ये सारे लोगों को हम लास्ट में प्रेजेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे. बहुत इजी है सर. ठीक है. तो लाइक वी सेड, एक्टिविटीज इन्वॉल्व, वी हैव कवर्ड ऑल दीज एक्टिविटीज. अब हम देखते हैं, आप बुक में पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स करके एक अलग से आपको बुक्स में दिया रहेगा. हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग का. एक सो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले तो बच्चों होता क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो ट्रेड्स होते हैं जिससे आप किसी को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हो, है ना. सो अकाउंटिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अकाउंटिंग में क्या खासियत है. अकाउंटिंग में बेसिकली जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व अकाउंटिंग में, वो उसको एक पहचान देती है, वो उसको एक बाकी प्रोसेस से अलग करता है, राइट. सो अकाउंटिंग को पहचानने का तरीका क्या है कि बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, जो आपका प्रोसेस है, अगर वो हेल्प कर रहा है आपको इन आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन दैट इज अकाउंटिंग. मनी मेजरमेंट जो हम पढ़े, नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग. सो अगर कोई प्रोसेस आपको हेल्प कर रहे हैं इन क्वांटिफाइंग अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज अगेन अकाउंटिंग. सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज मनी मेजरमेंट. देन लाइक वी सेड, रिकॉर्डिंग. जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको, बुक्स में आप कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, और फिर आप बुक्स में उसको फाइनली डालते हो, दैट इज रिकॉर्डिंग. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. देन क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़े, ग्रुप करना, आइडेंटिकल ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, वो ट्रांजैक्शंस को एक हाई लेवल समरी बनाना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को. ये सारा
एक अकाउंटिंग प्रोसेस को उसकी पहचान देता है। एक एक्टिविटी जो एक एस्पेक्ट जो एक्टिविटीज में कवर नहीं हो रहा बट इट गिव्स अकाउंटिंग इट्स आइडेंटिटी, वो है हिस्टोरिकल इन नेचर। सो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग कवर करता है दैट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका आप ऐसे समझो कि अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ये या पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, परचेजिंग पावर होता है, वो डिटरमिन करता है। सो अकाउंटिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल इन नेचर। आप कोई भी ट्रांजैक्शन, आप कोई सामान खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप जितना पे वो सामान खरीदते हो आप बुक्स में वही वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है सर, अगले साल तक या कुछ टाइम बाद हो सकता है वो सामान उतना में नहीं मिले बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, हो सकता है वो और महंगा मिले या हो सकता है वो और कम में मिले। बट अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है एट योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जितना पे आप उसको खरीदे या जितना पे आप एक सामान बेचे, आप उसी पे रिकॉर्ड करते हो और वो हमेशा बुक्स में उसी वैल्यू पे दिखेगा, चाहे आप कभी भी उस अमाउंट को आप रेफर करना चाहो बुक्स में। द वैल्यू वोंट चेंज डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन, करेक्ट। सो हिस्टोरिकल इन नेचर से हम समझते हैं सर, जिस वैल्यू पे जो है आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है सर, उसी वैल्यू पे हम ट्रांजैक्शन को हमेशा दिखाएंगे। दैट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है सर, कुछ खास नहीं है, उसको आप काफी बुक्स में देखोगे, उसको बोला जाएगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बट अगर आप डेफिनेशन आपको क्लियर है, जो मीनिंग है अकाउंटिंग का वो क्लियर है, तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस सब आप उसी से ड्राइव कर लोगे, प्लस एक हिस्टोरिकल इन नेचर हमेशा याद रखना। और ये हम लिमिटेशन में भी देखेंगे, वील कम टू दैट। हिस्टोरिकल इन नेचर इज बोथ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड अ लिमिटेशन, कि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, everything is recorded in terms of transaction value. अब सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो क्लियर है सर, एक और चीज जो आप अपने बुक्स में देखोगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या इसे बोल सकते हैं हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सर ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, हम कैसे समझे सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इन नेचर है कि नहीं, बराबर है। तो उसका तरीका है, अगेन व्हाट गिव्स एन इंफॉर्मेशन इट्स आइडेंटिटी ऑफ बीइंग फाइनेंशियल इन नेचर इज दैट द इंफॉर्मेशन जो होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रेलेवेंस का क्या मतलब है सर, बिजनेस में अगेन आप बहुत ट्रांजैक्शंस करेंगे, लेकिन आप वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट मतलब इट हेल्प्स द ओनर इन डिसीजन मेकिंग, है ना। तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होंगे जो मतलब के नहीं है। अगर इट इज नॉट हेल्पिंग द ओनर इन मेकिंग डिसीजंस या इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द ओनर, then it is of no relevance to the owner of the business. So relevant होना बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन का। Quantifiability, just like the characteristic of accounting, accounting should be able to quantify it, और जो information है that should have the characteristic of being quantified. So similar है, it's just the way of saying it कि जो information है it should be expressed in monetary terms. Comparability, so जो इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में, वो इंफॉर्मेशन आप इट शुड हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग कंपेयर्ड। किससे कंपेयर करेंगे? तो लेट्स से सर आप इस साल का प्रॉफिट अगर निकालते हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो प्रॉफिट है ओनर जानना चाहेगा क्या ये पिछले साल से ज्यादा था या कम था, क्या ये मेरे जो बाकी पियर्स है, बाकी मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है इंडस्ट्री में, उनके प्रॉफिट से ज्यादा है कि कम है। सो इट शुड हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग कंपेयर्ड।
और वो तब हो पाएगा जब आपका तरीका जो है अकाउंट्स मेंटेन करने का, इट विल बी सिमिलर टू अदर्स इन द इंडस्ट्री, तभी आप उसको कंपेयर कर पाएंगे ना। तो सर कंपेरेबिलिटी में एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म में बेसिकली इंफॉर्मेशन शुड बी एबल टू बी कंपेयर्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। और इंटर फर्म क्या होता है सर, दैट द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड, that we are able to compare with the information of other peers in the industry. ठीक है, so characteristic again of accounting information is comparability, verifiability. Now what is verifiability? तो सर आप इसको ऐसे समझो कि the information should possess the characteristic of being verified, मतलब it should not have any biasness and it should be free from any material error. Biasness मतलब कि कोई अपना पर्सनल जो होता है कि एक पर्सनल नजरिया जो देखने का, कि आज लेट्स से देयर आर टू अकाउंटेंट्स जो सिमिलर एक्सपीरियंस है, जिनका सिमिलर ट्रेनिंग है, तो अगर दोनों मिलके एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से जब अकाउंट्स बनाते हैं, सो इट शुड बी द सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक अकाउंटेंट एक इंफॉर्मेशन से जब अकाउंट्स प्रिपेयर करता है वो अलग हो, और कोई और जब सेम इंफॉर्मेशन से जब बनाए वही अकाउंट्स तो कुछ और निकल के आए। सो इट शुड बी वेरीफाइबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बायसनेस के कारण एक अकाउंटेंट कुछ और इंटरप्रेट करे उस इंफॉर्मेशन को, या वो कुछ एरर से फ्री होना चाहिए। दैट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गैदरिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, तभी ना उसको हम बोलेंगे कि इट इज रिलायबल, है ना, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो समझ में आया सर, मतलब वेरीफाइबिलिटी, रिलायबिलिटी। नाउ रिलायबिलिटी अगेन क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे वो रिलायबल होना चाहिए, है ना। रिलायबिलिटी मतलब आज ओनर जब उस अकाउंट्स के ऊपर डिसीजन लेंगे, इट शुड बी करेक्ट, तभी वो रिलायबल माना जाएगा ना। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड शुड बी करेक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सर अंडरस्टैंडेबिलिटी तो जैसा कि अंडरस्टैंडेबल मतलब होना चाहिए, वो इजी है, ये तो वर्ड्स ही समझ में आ रहे हैं कि अगर वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसे समझ ही नहीं पाएंगे तो इट्स ऑफ नो यूज। सो इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। और लास्ट टाइमलीनेस। सो टाइमलीनेस से सर हम क्या समझते हैं कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो है यूजर्स को करेक्ट टाइम पे जो है प्रेजेंट कर देना चाहिए। आज अगर आप यूजर्स को 2 साल बाद बताते हो कि सर 2 साल पहले आपका ये प्रॉफिट था, तो वो यूजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। उसे तो क्या मतलब रहेगा कि इस साल में मैं कितना प्रॉफिट कमाया। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमलीनेस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइमली होना चाहिए, आपको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब वो अकाउंटिंग के काम का है, वरना इट्स ऑफ नो यूज। करेक्ट। सो क्लियर है सर अकाउंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेलेवेंस, क्वांटिफाइबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलीनेस। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं समझा रहा हूं आपको ये सारे कंसेप्ट, आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और इसको आप कहीं ना कहीं लिखिए, बिकॉज अनलेस आप लिख रहे हो ना ये सब, आप याद नहीं रख पाओगे इसको, क्योंकि हम बहुत सारी चीज कवर करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसका एक रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्डिंग इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सिमिलरली आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आप एक बुक, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और आप इंपॉर्टेंट चीज सब नोट कीजिए, राइट। और मैं कुछ भी समझा रहा हूं, आप अपने चाहे लैंग्वेज में उसको लिखिए, तो इससे क्या आपको बाद में याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है सर, क्लियर है ये सब कुछ। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये क्वेश्चन भी आएगा एंड यू शुड डेफिनेटली नो दिस, दैट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड बोथ आर्ट एंड साइंस।
ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है, इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो सर, व्हाई इज इट एन आर्ट, व्हाई इज इट अ साइंस? सो अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड अ साइंस बिकॉज हम क्या बोले, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सो it involves systematic principles and reliance on objective data. So like we know, science जो है principles पे चलता है, साइंस लॉजिक पे चलता है. साइंस में क्या है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो दिस इज लाइक, इट विल ऑलवेज बी दैट a प्लस बी होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी दिस. सो अकाउंट्स एक सिस्टम फॉलो करता है, और चाहे दो अलग अलग अकाउंटेंट्स सेम सेट ऑफ डेटा से अकाउंट्स बनाए, तो इट विल ऑलवेज बी द सेम बिकॉज इट फॉलोज साइंस. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइंस. इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स. एक तरीका होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, जो हम आगे चल के वापस से इसके बारे में भी पढ़ेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो ये सारा चीज जो फॉलो होता है एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में और फाइनल अकाउंट्स बनाने में, एक लॉजिक जो प्री डिफाइंड लॉजिक है जो हम फॉलो करेंगे, इसीलिए हम अकाउंट्स को साइंस बोलते हैं. तो सर फिर अकाउंट्स को आर्ट क्यों बोलते हैं? अकाउंट्स को आर्ट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट. सो बेसिकली अगर आप देखोगे, काफी ऐसे चीज भी हम देखेंगे अकाउंट्स में जिसपे एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा. उसमें आपको ऑप्शंस भी देंगे कि आपको लेट्स से कुछ कैलकुलेट करना है. आगे चल के हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन. सो उसमें आप देखोगे देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. नो, डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वो अकाउंटिंग चूज कर सकता है. सो अकाउंटिंग विल ऑल्सो गिव यू इन सर्टेन एरियाज, कुछ कुछ जगह, कि आप अपना जजमेंट यूज करो, क्या बेस्ट रहेगा उसको निकालने का, एक कैलकुलेशन निकालने का. सो दैट इज वेयर अ सब्जेक्टिव एलिमेंट कम्स इन. दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन आर्ट. सो साइंस क्योंकि स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने ही है हमें, इसीलिए आर्ट, इसलिए अकाउंटिंग इज कॉल्ड अ साइंस. एंड क्योंकि उसमें एक सब्जेक्टिव एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, इट विल ऑल्सो बी नोन एज एन आर्ट. क्लियर है सर? अभी तक एकदम क्लियर? बहुत इजी है अकाउंटिंग. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव से बच्चों हमें क्या समझ में आता है? व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स? तो सरल भाषा में ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब अकाउंटिंग का गोल क्या है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके हम हासिल क्या करेंगे इससे. सो दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. सो यहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस को साथ ही में कैटेगराइज किया है, क्योंकि आप वेरियस बुक्स वगैरह में भी देखोगे ये मोटा मोटा इसको अलग से दिखाया गया है, बट कवर ऑलमोस्ट सेम ही चीज हो रहा है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य होगा वही तो उसका फायदा भी है उससे, है ना. उससे आप जो अचीव करोगे जो गोल अकाउंटिंग से, वो गोल अचीव जो आप करोगे वो एडवांटेज भी हुआ ना अकाउंटिंग का. इसीलिए टू मेक थिंग्स इजियर आई हैव केप्ट देम अंडर वन कैटेगरी. एंड देन वी लुक एट लिमिटेशंस. सो सर एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के? सबसे पहले तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. सो अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है कि वो हमें, लाइक वी सेड, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. पूरा स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग जो प्रोसेस फॉलो करता है. सो इट विल हेल्प अस इन कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना. एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग. और सर अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो उससे और क्या फायदा होगा? इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स. और अगर बाई चांस एरर्स हो भी गए तो उसे इजीली रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा.
सो ना अगर 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 हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करे अकाउंटिंग, दिस विल फर्दर हेल्प अस इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड इजीली रेक्टिफाई दोज एरर्स. एंड देन अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, दिस विल फर्दर हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. तो आप देख रहे हो इसी एक एडवांटेज से दो एडवांटेज लिंक्ड है. जब आप रिकॉर्ड को एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करोगे, आप उसका अच्छा समरी बना पाओगे, और वो समरी से क्या आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, एनालिटिकल जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से कर पाओगे जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, जो आपको अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है, विच विल हेल्प यू डिटरमाइन कि आज आपका परफॉर्मेंस क्या हो. परफॉर्मेंस हम क्या समझते हैं, प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना हुआ बिजनेस में. फाइनेंशियल पोजीशन हमें हेल्प करेगा डिटरमिन करने में. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, बेसिकली सर आज की तारीख में हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, एज ऑन डेट बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ये सारा चीज तब इजी हो जाएगा जब एक सिस्टम से हम काम करेंगे. बाकी क्या एडवांटेज है, कंपेरेटिव स्टडी. सो आपको याद है हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पढ़े थे कंपेरेबिलिटी. सो अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो या इंटर फर्म कंपैरिजन हो. And last advantage is providing information to users. Again, going back to the definition, last activity involved in accounting is reporting. So that again is helping the users in determining the financial performance and financial position. So it provides information to users. Easy sir, बहुत simple. Limitations. अब limitations में क्या क्या है हम एक तो डिस्कस किए. इग्नोर्स इन्फ्लेशन. क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को. इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन. फिर दूसरा चीज हम क्या पढ़े सर, डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच मींस अ ट्रांजैक्शन शुड बी able to be, we should be able to determine the value in terms of money. So कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अगर उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते, वी लीव आउट दोस ट्रांजैक्शंस. सो वी इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. तो आप इसको ऐसे समझो सर, जैसे एक एम्प्लॉय है, वो चाहे कितना भी बढ़िया एम्प्लॉय हो, उसका जो क्वालिटी है, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते. उसको हम सैलरी दे सकते हैं, ओनली दैट कैन बी क्वांटिफाइड. नाउ वन एम्प्लॉय मे बी बेटर देन another employee because of certain qualitative aspects, but this aspect cannot be recorded because we cannot quantify that aspect. Correct? So we'll ignore such qualitative aspects in accounting. That is again a drawback. Maybe those qualitative aspects is very, very, very important for business, but somehow this is a limitation of accounting. Personal bias, like I said, कि कुछ एरियाज है अकाउंटिंग में जहां पे एक अकाउंटेंट अपना जजमेंट यूज करता है, और वहां पे जहां भी आप अपना जजमेंट यूज करोगे वहां पे एक बायसनेस आ जाएगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर चीज को देखने का जो नजरिया है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर अकाउंटेंट. इसलिए देयर इज अ स्कोप ऑफ पर्सनल बायसनेस. कंपेरेबिलिटी सर, यहां पे तो हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग अ कंपैरेटिव स्टडी. तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि कंपेरेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? तो व्हाइल अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग कंपैरेटिव स्टडी, बट एट द सेम टाइम वो कंपैरेटिव स्टडी जो है इट माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट. व्हाई? बिकॉज ऑफ पर्सनल बायसनेस, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव एलिमेंट, बिकॉज अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज ऑल्सो एन आर्ट. तो सर प्रॉब्लम कहां आएगी कि अगर हम जैसे एग्जांपल ये डेप्रिसिएशन का, अगर एक पर्टिकुलर फर्म है वो एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, और आप कोई और तरीका से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, सो बिकॉज ऑफ दैट एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वो आप नहीं कर पा रहे हो. राइट? थोड़ा तो अलग हो गया
हो सकता है उसके तरीके से ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा हो, आपके तरीके से कम आ रहा हो. सो बिकॉज ऑफ द पर्सनल बायसनेस, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यहां पे थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी परफॉर्म करने में डिफिकल्टी आती है. एक और जो लास्ट लिमिटेशन है दैट इज इंटरिम रिपोर्टिंग. सो इंटरिम रिपोर्टिंग से सर हम क्या समझते हैं? सो बच्चों, अभी अगर आपने कॉमर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर दिए हो अगर पढ़ना, सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस इज इट इज अ गोइंग कंसर्न. सो अकाउंट जब भी हम बनाते हैं, हम ये सोच के बनाते हैं कि बिजनेस चलते रहेगा. बिजनेस हम 1 साल 2 साल के लिए जो है हम बिजनेस नहीं कर रहे. आज अगर हम बिजनेस खोलें तो दिस विल कीप ऑन गोइंग till the time the owner finally decides to bring it to an end. So इसीलिए जो आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, बेसिकली आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हो, वो आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए निकाल रहे हो, आप 1 साल के लिए निकाल रहे हो, बट दैट इज नॉट द फाइनल पोजिशन. एज ऑन डेट अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजिशन. आज के तारीख में आपकी एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है. But that is as on date, which might be very different from the date when you decide to bring the business to an end. उस दिन आप देखोगे कि किसको कितना पे करना है, असली वैल्यू जो है एसेट का, उस दिन आप रियलाइज करोगे. ये सारा चीज आप एकदम एंड में करोगे. लेकिन रिपोर्ट्स, ये सब जो प्रॉफिट आप डिटरमिन करोगे, ये तो बीच बीच में आपको ओनर को बताना पड़ेगा, है ना. तो ये जो रिपोर्ट्स बीच बीच में आप बनाओगे, दैट इज इंटरिम रिपोर्टिंग. नाउ इंटरिम रिपोर्टिंग might be very different from the final report that you'll be preparing at the time of closure of business. इसीलिए इंटरिम रिपोर्टिंग एक ड्रॉबैक है. ये आपको एकदम एक्यूरेट 100% रिपोर्ट नहीं दे रहा है जो रिपोर्ट आप बनाओगे when you close the business. ठीक है सर, इजी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 2 तरीके के होते हैं. एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर. सो आपका इंटरनल यूजर सर क्या होता है और एक्सटर्नल यूजर क्या होता है? इंटरनल यूजर वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के साथ, जो हमारे हो गए ओनर्स. बिजनेस एक तरीके से उनको डे टू डे एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट रहता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं हम लॉस तो नहीं करें, क्या सब चीज सही से चल रहा है. दोज आर ऑल इंटरनल यूजर्स. सो ओनर्स हो गया एक इंटरनल यूजर, एंड मैनेजमेंट जो रन करते ऑपरेशंस. दीज आर पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द बिजनेस. ओनर्स को क्यों सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? बिकॉज दे मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कि उनका अगर पैसा लगा हुआ है, ओनर अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाता है बिजनेस में, तो क्या वो सही लगा हुआ है, क्या बढ़ाने की जरूरत है कैपिटल, ये सारा चीज वो कैसे डिटरमिन करेगा? वो अकाउंट्स देख के ही डिटरमिन कर पाएगा ये. एंड अगेन मैनेजमेंट ऑल्सो इवैल्यूएट्स द पोटेंशियल for paying dividends, for making decisions relative to expanding or reducing the size. मैनेजमेंट डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है. वो रोज देखता है कि सर कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बेसिस पे वो क्या करेगा. जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कितना एक्सटेंट तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो कैसे डिटरमिन करेगा? वो अकाउंट्स देख के ही डिटरमिन करेगा, डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है. या वो कैसे डिटरमिन करेगा कि सर और हमें एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत है? अगेन वो डिटरमिन करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस देख के. सो ओनर्स एंड मैनेजमेंट, दे आर नोन एज द इंटरनल यूजर्स ऑफ बिजनेस. एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट जो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है उससे उनकी डिसीजंस पे भी देयर इज सम इन्फ्लुएंस. जैसे कि क्या? क्रेडिटर्स. सो जो वेंडर्स होते हैं, है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स वो फॉलो करे जिसको वो सामान बेच रहे उनका. क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट जो है उस पर डिपेंड करता है. कल के दिन अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो वेंडर्स ये पहले देखेगा कि भाई आप बिजनेस बंद करो, पहले मेरा तो पैसा आप पे कर दो.
So that is the reason why vendors are also keen on knowing the performance of your business. अगर आप पे नहीं कर पाते हो और या तो वेंडर को लगता है आप फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद हो जाता है अगर, और आपका जो है मार्केट में स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता आप मुझे पे बैक कर पाओगे कि नहीं, तो वेंडर्स क्या करेंगे, वो आपको माल ही सप्लाई नहीं करेंगे. दैट इज वाई वेंडर्स के लिए जानना जरूरी है कि आप उनको रीपे कर पाओगे कि नहीं. वापस से एम्प्लॉय यूनियन, वाई? बिकॉज जो वेज नेगोशिएशन है वो उसी से डिटरमिन कर पाते हैं ना कि भाई आज हम काम इतना कर रहे हैं, हमें सही पेमेंट मिल रहा है कि नहीं. वो आके आपको बोल सकते हैं कि सर आप कमा तो इतना ज्यादा रहे हैं और कमा रहे हैं आप हमारे कारण, हम सारा मेहनत कर रहे हैं, तो सर हमें पे तो ज्यादा करो. तो वो ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो बिजनेस का परफॉर्मेंस देख के डिसाइड कर पाएंगे. दैट इज वाई अगेन उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर्स के लिए भी ये जानना जरूरी है कि आप कोई कस्टमर को सप्लाई जब कर रहे हो माल, वेदर आपका अकाउंटिंग जो आपका अकाउंट पोजीशन है, जो आपका स्टैंडिंग है, वो सही है कि नहीं. कल के दिन ऐसा तो नहीं आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर मेरा माल जो है आना बंद हो जाए, मैं आपके ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हूं. सर मैं भी अपना बिजनेस कर रहा हूं आपसे माल लेके, तो मेरे लिए जानना जरूरी है आप वो सप्लाई कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं. गवर्नमेंट, वाई? बिकॉज गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह जो डिटरमिन करती है, इनकम टैक्स स्लैब्स वगैरह, वो कैसे डिटरमिन करती है, वो ये देखती है ना कि आज बिजनेस कितना कमा रहा है, एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो कैसा कर रहा है, उसी के बेसिस पे उसको पता चलता है ना कि लोगों के पास उतना पैसा है कि नहीं, गवर्नमेंट को वो टैक्स दे पाएगी कि नहीं. उस हिसाब से गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कितना टैक्स लगाया जाए. अलग अलग टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, ये सब चीज गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के ही डिसाइड कर पाती है. बैंक्स के लिए भी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, कि आप बैंक का लोन रीपे कर पाओगे कि नहीं, आप उनका इंटरेस्ट टाइम से पे कर पाओगे कि नहीं. इसलिए जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, और आपका अगर बिजनेस, आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, वो सबसे पहले तो आपको बोलते हैं सर आप अपना जो है मुझे बैलेंस शीट दिखाओ, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं आप प्रॉफिट में हो कि नहीं. आप तो सर लॉस में चलते जा रहे हो, हम आपको लोन दे देंगे, आप हमारा इंटरेस्ट कैसे रीपे करोगे, आप हमारा लोन कैसे रीपे करोगे. तो इसीलिए बैंक्स के लिए भी जानना जरूरी है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है दैट इज साउंड. एंड देन बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रिसर्चर्स, लॉयर्स, फाइनेंशियल न्यूज सर्विस, इन लोग भी ट्रैक रखते हैं. काफी जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उससे वो अपना जो है वो अपना भी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे कैसे सर, एक रिसर्च करने वाला जो आदमी है वो एक इंडस्ट्री पे अगर रिसर्च करेगा तो उसको जरूरत क्या पड़ेगी, उस इंडस्ट्री में जो वेरियस बिजनेस फर्म्स है उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो देखेंगे, उसके बेसिस पे वो अपना रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे. लॉयर्स है, लॉयर्स भी जैसे आप किसी के पास जाओगे अगर केस लड़ने, और अगर वो आपका जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, दे वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वो भी आपसे मांगेंगे सर आप अपना ये सारे स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करो, हम तब आपके लिए कॉन्क्रीट केस बना पाएंगे. फाइनेंशियल न्यूज सर्विसेज, आप देखते हो न्यूज में इतने सारे बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं, दे ऑल्सो रिलाई हेवीली ऑन योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है सर, चलो अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग. तो हम स्टार्टिंग में क्या समझे थे सर कि अकाउंटिंग थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म. अकाउंटेंसी के थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं, व्हाइल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं. अब डिटेल में देखते हैं इसका एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में. सो अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. So हम जब बोल रहे हैं अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अब वो जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या डिफाइन करते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए ट्रांजैक्शंस को, कैसे क्लासिफाई करना चाहिए ट्रांजैक्शंस को. सो वो जो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है अकाउंटिंग, जो टेक्निक्स फॉलो करता है अकाउंटिंग, that is provided by accountancy.
whereas accounting is a systematic process that involves recording, summarizing, analyzing, reporting of financial information. तो इससे सर पहले जो डिफरेंस है उससे काफी क्लियर है कि ऑब्वियसली अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म and it covers theoretical aspect of accounting as well as practical aspect of accounting, whereas accounting is a narrower term which only covers the practical aspect of accounting. So accountancy क्या है कि वो theory define करता है accounting को कैसे follow करना चाहिए, right? So it mostly covers the theoretical aspect, and because accounting is a part of accountancy, it is also covering the practical aspect of accountancy, which is accounting. अब सर एक और जो हम क्लास 10 में आप लोग में से कई लोग पढ़े भी होंगे बुक कीपिंग, और अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो सुने तो जरूर होंगे कि सर बुक कीपिंग भी होता है, और हमारे पेरेंट्स काफी बात करते हैं बुक कीपिंग के बारे में. तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या सेम है? क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है? तो देखते हैं बुक कीपिंग होता क्या है. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो सर जब हम अकाउंटिंग पढ़े उसमें कितना सब कुछ था, राइट? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, और क्या क्या था, आइडेंटिफाइंग, सब चीज था, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, बहुत कुछ था. बट यहां पे हम क्या पढ़ रहे? बुक कीपिंग इज the recording of financial transaction, whereas accounting is not just limited to recording but it also involves summarizing, analyzing and reporting of financial information. तो bookkeeping ऐसे आप देख लो कि it involves just a couple of activities of accounting. अगर आप एक दो एक्टिविटीज को अकाउंटिंग से निकालते हो तो उससे बुक कीपिंग बोलते हैं. जो इनिशियल जो एक्टिविटीज है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, ये एक्टिविटीज अगर आप निकाल देते हो अकाउंटिंग में से तो इट विल बी नोन एज बुक कीपिंग. वेयरएज अगर आप उसको आगे जाके क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, सो इट बिकम्स योर अकाउंटिंग. सो ऑब्वियसली अगेन अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, whereas bookkeeping is a narrow concept. So it only provides initial record, whereas accounting processes the initial record. ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल रिकॉर्ड, ये प्रोसेस कर रहे हैं. सो द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज प्रोसेस्ड बाय अकाउंटिंग. द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, whereas अकाउंटिंग का क्या काम है? टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस. सो आपको वो सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन दे तो रहे, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो निकाल के देगा अकाउंटिंग. क्योंकि आप जब तक एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करोगे, समराइज नहीं करोगे, तब तक उसका मीनिंग कैसे निकालोगे, है ना? सो अकाउंटिंग एक स्टेप आगे जाता है. एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन जो बुक कीपिंग दे रहा है उसको फर्दर मीनिंग दे रहा है क्या? अकाउंटिंग. द जॉब ऑफ अ बुक कीपर इज मोर क्लरिकल इन नेचर. आज अगर आप देख रहे हो बुक कीपिंग में क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करने का काम हो रहा है. तो रिकॉर्ड, एक आदमी बैठे बैठे रिकॉर्ड रोज एक ही एक काम करेगा तो इट बिकम्स वेरी रूटीन. उसमें क्या है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक काम रोज कर रहे हो. वेयरएज अकाउंटिंग में क्या ऐसा नहीं है, उसमें यू नीड स्पेशल स्किल्स, यू नीड स्पेशल ट्रेनिंग, तब जाके आप उस काम को मीनिंग दे पा रहे हो, है ना? तो वेयर we see that bookkeeping is clerical in nature, whereas an accountant provides vital information to the management. The nature of work is more analytical. Bookkeeping requires basic accounting knowledge. थोड़ा सा नॉलेज से भी काम चल जाएगा. So it's easier to become a bookkeeper. लेकिन अकाउंटेंट को क्या चाहिए? They need specialized skill. किस चीज का? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस. सो उससे अकाउंटेंसी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. वेयरएज बुक कीपर को बेसिक नॉलेज से भी जो है काम चलेगा. तो इजी है. वापस से दोनों के बीच में डिफरेंसेस, एक अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में जैसे अकाउंटेंसी ब्रॉडर इन स्कोप है, अकाउंटिंग नैरोअर इन स्कोप है, बट जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को देखते हैं तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, वेयरएज बुक कीपिंग इज अ नैरोअर कंसेप्ट. अकाउंटिंग में क्या चाहिए? स्पेशल स्किल्स चाहिए, वेयरएज बुक कीपिंग को क्या है? बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा. दे डू नॉट नीड टू नो द प्रिंसिपल्स, द टेक्निक्स,
उनको क्या है कि दे डोंट नीड टू ब्रिंग आउट मीनिंग, दे जस्ट नीड टू रिकॉर्ड. जो बुक कीपर्स होते हैं, दे जस्ट नीड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, whereas accountants के they need special skills because they provide meaning to information. करेक्ट? चलो आगे देखते हैं. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में से 3 टाइप के ब्रांच है हमारे बेसिकली. एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें क्या डिफरेंसेस है? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज concerned with recording and summarizing financial transaction, preparing financial statement. तो सर इससे कुछ याद आ रहा है? ये summarizing, recording, preparing financial statement मतलब reporting, analyzing, definition वापस से. सो मोटा मोटा अगर हम देखें, financial accounting is synonymously used with accounting, है ना? हम जो अकाउंटिंग बार बार बोल रहे हैं, एक लेमैन्स टर्म में इट इज मोर और लेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, सेंटर्स एटसेट्रा. सो कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटेंट्स का क्या रोल रहता है? दे डू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. सो कॉस्ट क्या है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट इज वन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, है ना? प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट देखते हैं, हम इनकम देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, सब चीज देखते हैं. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन कॉस्ट एंड उनका पूरा फोकस रहता है कि उस कॉस्ट को, आज वेरियस कॉस्ट है, उसको हम क्लासिफाई कैसे करें, कॉस्ट को हम एनालाइज कैसे करें, ये अलग अलग कॉस्ट है, उसको हम एनालाइज कैसे करें, उसको क्लासिफाई कैसे करें, ये सब काम रहेगा एक कॉस्ट अकाउंटेंट का. सो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी है. कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक बहुत ही नीश जो है उनका काम रहता है. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर क्या होता है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस. मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो सब इंफॉर्मेशन के साथ कंसर्न रहता है जो मैनेजमेंट के काम आए. तो अगर आप देखो, मैनेजमेंट कौन है? इंटरनल यूजर है. इंटरनल यूजर्स आर कंसर्न विद माइक्रो लेवल जो है एक्टिविटीज. और एक्सटर्नल यूजर्स हम क्या पढ़े कौन होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दे आर नॉट कंसर्न विद माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन. यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग केटर कर रहा है सिर्फ मैनेजमेंट को. वो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा. मैनेजमेंट हो सकता है काफी डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे, बिकॉज दे वांट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, दे वांट टू लुक एट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. सो उसके लिए क्या है? सेपरेट ब्रांच अकाउंटिंग का, विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दे आर कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट, जो उनको हेल्प करेगा उनके डिसीजंस में, उनको अपना फंक्शंस कैरी ऑन करने के लिए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल हेल्प द मैनेजमेंट. अब सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये तीनों चीजों का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट. सो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ सर, आज के दिन में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोटा मोटा ये इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर रहा है. कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट डील्स विद कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन. जैसा कि हम पढ़े, कॉस्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग देगा. वो कॉस्ट का एक स्पेशल स्टडी है ना? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट हेल्प मैनेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, अप्रेजिंग परफॉर्मेंसेस, डिसीजन मेकिंग. सो मैनेजमेंट को वेरियस पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है. क्या उनकी पॉलिसी सही है कि गलत, ये देखने में हेल्प करता है. उनको परफॉर्मेंस एनालाइज करने में हेल्प करता है. उनको अल्टीमेटली क्या हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में. सो वापस से दिस बिकम्स अ मोर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रिपेयर्ड टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स. सो इसमें मोटा मोटा हम क्या पढ़े सर? ये सारे कुछ याद आ रहा है आपको? मैनेजमेंट, ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये सारे सर, ये तो सर इंटरनल यूजर्स भी हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो गए. करेक्ट.
सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बोथ द इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, क्योंकि वो क्या सिंपल सा आपको क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है, सिंपल सा क्या दे रहा है, बैलेंस शीट दे रहा है, ये तो यूनिवर्सल है, सबको काम आएगा. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मोर जेनरिक. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या दे रहा है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन which are prepared voluntarily to meet the management's requirements. तो कॉस्ट अकाउंटिंग के इतना ज्यादा कॉस्ट का एनालिसिस सबको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, कुछ फर्म्स को चाहिए होगी, कुछ मैनेजमेंट को कॉस्ट पे इतना डिटेल एनालिसिस चाहिएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उनको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से फिर क्या हेल्प कर रहा है विद व्हाट रिपोर्टिंग, इट प्रोवाइड जनरली प्रिपेयर्ड टू मीट मैनेजमेंट्स रिक्वायरमेंट्स. मैं जैसा कि आपको कहा कि अलग अलग कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो रिपोर्ट्स हेल्प कर रहा है बनाने में, वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड. और सर जो इंफॉर्मेशन रहेगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग दे रहा है, उसका नेचर क्या है. सो हिस्टोरिकल है, ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े हैं कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग किस टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस में रिलेट टू द फ्यूचर. सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कितना एक्सपेंस होगा, जो कॉस्ट है, जो वेरियस एक्सपेंसेस है, उसको फोरकास्ट करने में कॉस्ट हेल्प कर रहा है. इट माइट बी फ्यूचरिस्टिक बिकॉज वो आपको हेल्प करे फोरकास्ट करने में, बट इट माइट ऑल्सो बी हिस्टोरिकल. सो कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी बोथ. जो इंफॉर्मेशन है दैट रिलेट्स टू कॉस्ट, बट इट कैन बी हिस्टोरिकल, इट कैन बी फ्यूचरिस्टिक, इट कैन हेल्प इन एस्टिमेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस टाइप का नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड इट में रिलेट टू द फ्यूचर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मोस्टली फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट को जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल जा रहा है. लेकिन स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट्स वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो आगे का जो है आगे का एस्टिमेट्स, आगे का फोरकास्ट ये देखना चाह रहे. सो दैट इज वेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है सर, समझ में आ रहा है, इजी है. ऑल राइट, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द बेसिक टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर डे टू डे अकाउंटेंसी लैंग्वेज. सबसे पहले सर एसेट्स क्या होता है, these are economic resources which are owned by a business and are expected to benefit future operations. तो इसमें तीन चीज जो है वो हाईलाइट करना चाहिए हमें. एक है इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक मतलब शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स which are owned by a business ownership, and third is what, it should benefit future operations. अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कोई भी चीज में है, इट बिकम्स एन एसेट फॉर द बिजनेस. तो इसका एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से मशीनरी. मशीनरी क्या हम मॉनेटरी टर्म्स में उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जब आप मशीनरी खरीदे, वी पेड मनी फॉर इट, सो इट बिकम्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स. आप क्योंकि खरीदे उसको, सो बिजनेस बिकम्स द ओनर. सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो गए. तीसरा क्या है, इट शुड बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, आपको वो चीज अगर फायदा देती है, आप बिजनेस का उससे प्रॉफिट होता है, इट बिकम्स एन एसेट फॉर द बिजनेस. क्लियर है? तो मशीनरी जब आप खरीदे, वो क्या करेगा, वो अगर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, अगर एक मशीनरी है जिससे आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको फिर आप क्या करोगे, बेचोगे, तो इट इज हेल्पिंग यू इन मेकिंग प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर. दैट इज व्हाई मशीन बिकम्स एन एसेट. और कोई एग्जांपल अगर हम ले तो फर्नीचर. फर्नीचर भी क्या कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए आप प्राइस पे कर रहे हो, आप ओन कर रहे हो, एंड फर्नीचर आपको चाहिए, और तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट बिजनेस करने के लिए तो फर्नीचर लगेंगे, तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं.
दैट इज व्हाई फर्नीचर इज आल्सो एन एसेट। सो एसेट का सर बहुत इजी डेफिनेशन है, क्लियर है? ओके चलो बच्चों, फिर दूसरा क्या है? लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज? डेट्स ओन्ड बाय बिजनेस टू आउटसाइड पार्टीज। बहुत जरूरी है सर, आउटसाइड पार्टीज। तो जो कर्जा हम बोलते हैं हिंदी में, डेट्स को कर्जा बोलते हैं ना, तो जब वी ओन दीज डेट्स टू आउटसाइड पार्टीज उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। आउटसाइड क्यों? क्योंकि ओनर्स अपना इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल इज सेपरेट फ्रॉम लायबिलिटीज। कैपिटल क्या है? दे आल्सो डेट्स फॉर द बिजनेस, बट दोज आर इंटरनल डेट्स। These debts are owed to the owners of the business. That is why those are not liabilities. लेकिन अगर आप लोन लेते हो, let's say बैंक से, तो बैंक से जब आप लोन ले रहे हो, it becomes a debt for the business. और बैंक क्या है? एक आउटसाइड पार्टी है, एक थर्ड पार्टी है। तो इसीलिए बैंक से जो लोन हम लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक becomes a liability for the business. क्लियर है? Receipts, inflow of cash or cash equivalent from any source. They may be capital or revenue in nature. तो जो इनफ्लो है, जो मनी है, जो मनी कैश, मनी का जो इनफ्लो बिजनेस में हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिसीप्ट्स। तो अभी इससे क्या पता चल रहा है कि बेसिकली कोई भी इनफ्लो ऑफ कैश अगर बिजनेस में होता है, किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है बिजनेस में, चाहे वो सामान बेच के आ रहा हो, चाहे वो आप समझो आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, अब आप वो फर्नीचर पुराना हो गया, आप नया फर्नीचर लेना चाहते हो, वो फर्नीचर को बेच दे रहे हो, तो वो क्या आपके ऑपरेशंस का पार्ट हुआ। आप बिजनेस फर्नीचर में नहीं करते हो, लेकिन उससे आपको कुछ इनकम घर में आ रहा है, कुछ कैश जनरेट हो रहा है, इवन दैट विल बी नोन एज रिसीप्ट। सो जो हम बोल रहे हैं कि इट मे ईदर बी ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर मतलब हो गया जब आप जो सामान में आप डील करते हो उसको बेच के जब आप जनरेट कर रहे हो कैश, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। और जो फर्नीचर है, जो मशीन है, जो आप बिजनेस चलाने के लिए लाए थे, जो एसेट्स लाए थे, आप उसको जब बेचते हो मशीन या फर्नीचर को, दोज आर योर कैपिटल एसेट्स। सो उससे जो कैश जनरेट होगा दैट इज योर कैपिटल रिसीप्ट। वापस से इजी है, कोई भी इनकम जो आ रहा है, कैश का इनफ्लो जो हो रहा है, दैट इज योर रिसीप्ट। पेमेंट्स, आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स फॉर एनी पर्पस इज योर पेमेंट। सो जैसे रिसीप्ट इज इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, पेमेंट इज योर आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। चाहे वो ऑपरेशंस के जरिए से हो रहा हो, चाहे वो नॉन ऑपरेशंस, जैसे कि आप अभी फर्नीचर को जब आप डिस्पोज करने जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, अब वो फर्नीचर इतना भारी है कि आपको उसको हटाने के लिए, आपको रिसीप्ट तो छोड़ो, आप उसको बस डिस्कार्ड कर रहे हो, उसको हटाना चाह रहे हो, बेच नहीं रहे हो, लेकिन उसको हटाने के लिए भी आपको पे करना पड़ रहा है, लोगों को बुला के उसको हटाना, वो इतना भारी, आप लोगों को हायर कर रहे हो, तो आपका कुछ कैश जा रहा है बिजनेस से। सो दैट इज ऑल्सो योर पेमेंट। और कैश इक्विवेलेंट्स, ये क्या होता है बच्चों? सो कैश तो क्लियर है, जो मनी है, जो डायरेक्टली मनी आ रहा है या जा रहा है, दैट बिकम्स योर कैश। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बेसिकली ये वो सारी चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होती है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। कैश तो नहीं है, बट हाँ इजीली कैश में हम कन्वर्ट करना, कभी भी मार्केट टाइमिंग जो होते हैं शेयर मार्केट की, आप उसमें इजीली बेच सकते हो। सो दैट बिकम्स योर कैश इक्विवेलेंट, जो कैश तो नहीं है बट आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। क्लियर है? कैश इक्विवेलेंट भी ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है? Revenue is your inflow of cash or other assets resulting from the sale of goods and services in the ordinary course of business. So जो आपका cash inflow आ रहा है business में, and that is happening because of your sale of goods or services जिसमें business deal करता है, that is your revenue. Receipts क्या था? कुछ भी cash inflow, that is your receipt, चाहे वो business कोई चीजों में डील करती हो या नहीं डील करती हो, बट रेवेन्यू स्पेसिफिकली ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हो रहा है उसी से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। अब ये जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए
जो कॉस्ट इंकर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। तो आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या आप कोई सर्विस के लाइन में हो, तो वो सर्विस जनरेट करने के लिए या गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर होगा वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड फॉर अक्वायरिंग एन एसेट। तो जैसा हम बोले एसेट क्या होता है? बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस फॉर जनरेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। तो वैसा कोई भी एसेट को अक्वायर करने के लिए आप जो अमाउंट स्पेंड करते हो उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। इनकम, इनकम क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपका जो रेवेन्यू हो गया और आपका एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो आपको क्या दे रहे हैं? इनकम। क्लियर है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट इनकम क्या है? काफी सिनोनिमसली यूज होता है, पर देखते प्रॉफिट होता क्या है? इट इज योर इनकम अर्न्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां पे हम क्या पढ़े थे? फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो यही एक डिफरेंस है प्रॉफिट और इनकम के बीच में। इनकम आपका दोनों से आ सकता है, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन प्रॉफिट जो है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही जो इनकम कमाया जाता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। गेन्स क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट्स और एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन से कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट अगर है अपने को, दैट इज कॉल्ड अ गेन। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट विदाउट रिजल्टिंग इन एनी बेनिफिट। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, एक्सपेंस हम पढ़े थे क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज बेसिकली सेल्स। जो सेल्स से हम कमा रहे हैं, बेसिकली सेल्स से जो भी आ रहा है घर में इनफ्लो, दैट इज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस में अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विदाउट रिजल्टिंग इन एनी बेनिफिट। तो अब जैसे एसेट हम पढ़े थे क्या होता है। अब एसेट का क्या है कि आप जब वो एसेट को यूज करते हो सालों साल, उसका वैल्यू कम होते रहते बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ अदर वेरियस फैक्टर्स। तो जब वो डिक्रीज हो रहा है एसेट का वैल्यू, वो भी बिजनेस के लिए क्या है? इट्स अ लॉस। तो या तो लॉस को हम दो तरीके से देख सकते हैं, इट इज ईदर अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और इट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस से अगर हमारा लॉस आ रहा है, अगर एक्सेस एक्सपेंसेस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, देन इट इज नोन एज अ लॉस। गुड्स और मर्चेंडाइज, ये भी हम बहुत सुनते हैं बिजनेस में। ये होता क्या है? बेसिकली दीज आर द कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर डील्स। सो बिजनेस का जो कोर लाइन है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, दोज आर नोन एज कमोडिटीज और मर्चेंडाइज। Purchases, purchases are goods bought by a business for consumption or resale. So basically purchases से ये हमें क्लियर हो रहा है कि ये ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम बोल रहे हैं these are goods bought by a business. So goods हम जैसे पढ़े हैं कि वो कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जिस लाइन में बिजनेस डील करता है। खाली वो जब हम खरीदते हैं उससे हम परचेजेस बोलते हैं। नाउ दिस कैन ईदर बी फॉर रीसेल, अगर आप ट्रेडर हो तो आप कोई सामान खरीदते हो, फिर उस पर एक मार्जिन ऐड करते हो, फिर आप बेचते हो आगे। सो वो ट्रेडर जो कमोडिटी में डील करता है, अगर वो खरीदता है वो चीज तो उसे परचेज बोलते हैं। और या तो वो कंजम्पशन के लिए करता है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई फर्म मैन्युफैक्चर करता है कुछ, तो उसे कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे और वो रॉ मटेरियल जो खरीद रहा है उसे भी हम परचेज बोलेंगे, बिकॉज दैट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स है। तो परचेज से सर दो चीज क्लियर हो रहा है हमें। एक तो ये हो रहा है कि परचेजेस इज लिंक्ड टू गुड्स और कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील्स इन, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन्वॉल्व इन कंजम्पशन और द गुड दैट इज बॉट शुड बी फॉर रीसेल। ठीक है। सिमिलरली सेल्स क्या है फिर?
सेल्स आर गुड्स सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है अगर उसको सेल करता है तो उसे ही सेल्स कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जैसा ये नोमेनक्लेचर से क्लियर है कि हम कोई चीज को बाहर कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बाहर। सो हम कौन से चीजों को रिटर्न करेंगे? बेसिकली जब हम परचेज करते हैं कोई सामान और वो कुछ सामान हम वेंडर से खरीदे, अब वो डिफेक्टिव निकला तो हम क्या करेंगे? वेंडर को रिटर्न करेंगे, तो वो क्या होता है? रिटर्न्स आउटवर्ड। गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर आउट ऑफ परचेजेस मेड अर्लियर। सिमिलरली गुड्स इनवर्ड क्या होगा फिर? जो कस्टमर्स हमें लौटाएगा कोई भी सामान, बिकॉज मे बी हम भी कुछ हो सकता है डिफेक्टिव चीज बेच दिए, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई हो, या हो सकता है उसे कोई कारण से उसके यूज का नहीं रहा हो, हम उसे वापस ले रहे हैं। सो इट बिकम्स आर गुड्स रिटर्न, गुड्स इनवर्ड, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर आउट ऑफ द सेल्स मेड अर्लियर। Import is what? Goods bought in from a foreign country for purpose of trade. So अगर हम दूसरे कंट्री से जब परचेज कर रहे हैं तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट इज गुड्स सेंड टू अ फॉरेन कंट्री फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड। अगर हम भेजते हैं दूसरे कंट्री को तो उस सेल्स को क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। फ्रेट, फ्रेट क्या होते हैं? चार्ज मेड फॉर कन्वेंस ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, वाटर और सी। अब क्या होगा जब हम सामान को बेचने जाएंगे या खरीदने जाएंगे, तो हो सकता है हम उसे जब भेज रहे हैं या तो हम उसे ट्रांसपोर्टेशन रोड से भेजेंगे, या तो मे बी हम फ्लाइट से भेज रहे हैं, या तो मे बी हम शिप से भेज रहे हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? सॉरी, a freight, फ्रेट क्या होते हैं? These are charges made for conveyance of goods by railways, by water और by sea. हम जब सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं और हमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ रहा है, बिकॉज वो गुड्स जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होगा। तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन इट इज ईदर बाय रेलवेज, बाय वाटर और बाय सी, ये तीन मोड से अगर आ रहा है गुड्स या हम भेज रहे हैं और उसमें जो चार्जेस लग रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्रेट। कैरेज, चार्जेस मेड फॉर कन्वेंस ऑफ गुड्स बाय लैंड, और वही अगर मोड जो हमारा था गुड्स को भेजने का या लाने का, इफ दैट इज बाय लैंड और उस पर कोई चार्जेस अगर हम इंकर कर रहे हैं, इट इज नोन एज कैरेज। कार्टेज, charge made for conveyance of goods by carts from or to docks to or from warehouse। तो जब हम डॉक से, आप जानते हो जैसे पोर्ट में कभी भी माल आता है तो हम क्या करते हैं? अपनी डॉक्स से वेयरहाउस में मंगाते हैं माल, या वेयरहाउस से डॉक्स पे भेजते हैं अगर गुड्स को आगे भेजना होता है शिप से, तो कार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अब वो कार्ट्स को हायर करने के लिए जो चार्जेस हम इंकर करते हैं, दैट इज नोन एज कार्टेज, है ना। कैरेज इनवर्ड, कन्वेंस चार्जेस वेदर फ्रेट, कैरेज और कार्टेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। अब हम पढ़े थे फ्रेट, कैरेज और कार्टेज, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम पढ़े हैं अभी। अब जब गुड्स खरीद रहे हैं एट ए टाइम ऑफ परचेज और हमें इंकर करना पड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस गुड्स को मंगाने के लिए, तब उन सारे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? इट्स नोन एज कैरेज इनवर्ड। और वही अगर यही सेम खर्चा बेचते टाइम कस्टमर को अगर हम इंकर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कैरेज आउटवर्ड। कन्वेंस चार्जेस वेदर फ्रेट, कैरेज और कार्टेज पेड ऑन गुड्स सोल्ड। स्टॉक, unsold goods lying with a business on any given date are called stock। तो जो माल बिक्री नहीं हुआ, वो हमारे पास ही पड़ा रह गया, उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। वापस से जो गुड्स या मर्चेंडाइज जिसमें बिजनेस डील करती है, उसका अगर हमारे पास सरप्लस पड़ा रह गया, उससे हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है।
अब देखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट कस्टमर्स मतलब क्या हुआ? जो कस्टमर्स को हम माल उधार में बेचे थे उसको हम और क्या कहते हैं? डेटर्स। सो डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल इज बेसिकली द अमाउंट दैट इज ओड बाय डेटर्स, दैट इज नोन एज accounts receivable. Accounts payable, amounts owed to suppliers for the purchase of goods and services. Similarly, जब हम वेंडर से उधार पे माल लेते हैं, जो अमाउंट हम ओ करते हैं वेंडर्स को, उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अकाउंट्स पेएबल. Bad debts, debts which are irrecoverable and should be written off as expense. सो हमारे जो क्रेडिट सेल्स हुए थे, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम किसी कस्टमर को माल बेचे, पर जब पेमेंट का टाइम आया, अब वो कस्टमर बोल रहा है कि उसके पास पैसे है ही नहीं देने को, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, तो उसका हम क्या करेंगे? उसको फिर हम उस अमाउंट को हमें अकाउंट की बुक से हटाना पड़ेगा, उसे हम राइट ऑफ करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ. और इसको हम बोलते क्या है? बैड डेट्स. ये हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है. So this is what bad debts is. Bill of exchange, written order to pay a sum of money to a certain person or his assignee at a given date. So bill of exchange क्या है? It is a written order to pay a sum of money to a certain person. कोई एक पर्टिकुलर डेट को अगर हम इंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक रिटन ऑर्डर से, हम बोल देते हैं कि आप लेट्स से हमारी जगह इसको पे कर दो, दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज को हम और डिटेल में हम कवर करेंगे आगे जाके. देयर इज अ डेडिकेटेड चैप्टर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें हमें और क्लैरिटी मिलेगी. लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो, इट इज अ रिटन ऑर्डर. अगर आप लिखित में आप किसी को प्रॉमिस करते हो कुछ मनी आप पे करोगे, दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. बिल पेएबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स. सो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आप पे करोगे अपने क्रेडिटर को, आप लिखित में एक्सेप्ट करते हो, दैट इज योर बिल्स पेएबल. इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स और रिसीव बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम. जैसे बिल्स पेएबल आप क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम आपको पे करेंगे, वी ओ यू दिस अमाउंट एंड वी आर गोइंग टू पे यू दैट अमाउंट. तो ये किसी को एक्सेप्ट करना भी तो पड़ेगा ना. समवन इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. आप प्रॉमिस तो कर रहे हो, लेकिन किसी को ये एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा आपका प्रॉमिस. सो जब ये एक्सेप्ट करते बिल ऑफ एक्सचेंज कि हम ठीक है, ये बिल पेएबल जो आपका है ये हम एक्सेप्ट करते, दैट इज आर बिल रिसीवेबल. हमारे बुक्स में उसको कैसे दिखाएंगे इस बिल ऑफ एक्सचेंज को? एज बिल रिसीवेबल, कि हम पाते हैं अपने डेटर से ये अमाउंट, वो हमें प्रॉमिस किया है, दैट इज आर बिल रिसीवेबल. उनके लिए क्या हो जा रही है? बिल पेएबल. वो उनके बुक्स में दे आर शोइंग इट एज बिल्स पेएबल. इन्वेस्टमेंट, एसेट एक्वायर्ड टू जनरेट. फिर क्या है? डिस्काउंट, allowance or concession offered by a trader to his customers either for making prompt payment or bulk purchase. तो अगर जब हम सामान खरीदते हैं, हमारे को कुछ जो है कंसेशन दे रहे हैं जो वेंडर, वो दो कारण से हो सकता है. या तो हम बोल रहे हैं कि हम आपको जो है क्रेडिट पे खरीद तो रहे हैं लेकिन आपको जल्दी पेमेंट कर देंगे, है ना. 3 महीने के लिए हम लिए थे उनसे कोई सामान की, 3 महीने में हम आपको पेमेंट कर देंगे. लेकिन क्रेडिटर हमारा जो है बोल रहा है अगर आप 1 महीने में कर देते हो पेमेंट तो आपको हम 20% डिस्काउंट देंगे. तो हमारे लिए क्या हो जाता है? दिस इज काइंड ऑफ एन इनकम बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट. या तो हम कोई सामान खरीदने जब जाते हैं, हम देखते हैं ना बाय 4 गेट 1, या तो अगर आप 4 सामान खरीदोगे तो उस पर 20% डिस्काउंट. ऐसे आप एक सामान खरीदोगे तो आपको इतना देना है, लेकिन अगर आप उसका 4 खरीदते हो तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट. दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट, जहां पे आप बल्क परचेज या सेल करते हो टू गेट अ डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज व्हाट? इट इज अ कंसेशन ऑफर्ड बाय अ ट्रेडर either for prompt payment
or bulk purchase. So trade discount is in the form of reduction in the price of the item. अगर आप एक चीज की जगह 4 चीज खरीदते हो तो आपका हम प्राइस कम लगा देंगे, तो हमारे लिए वो ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है. और कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. फिर कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द कॉस्ट टू गुड्स टू इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड लोकेशन. जितना भी हम एक्सपेंस इंकर करते हैं गुड्स को रेडी करने में, वो हमारे कॉस्ट का पार्ट होता है. तो वापस से अगर हम समझे ये होता क्या है एग्जैक्टली, आप कोई सामान जब बेचने के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है. राइट, आप लेट्स से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप उसमें फिर वैल्यू ऐड कर रहे हो, रॉ मटेरियल में उसको प्रोसेस कर रहे हो, आप उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंस इंकर करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो. सो ऑल दीज एक्सपेंसेस इंकर्ड टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट जो आप फाइनली सेल कर सकते हो, उस लायक बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस इंकर हुआ है उसको हम कहेंगे कॉस्ट. और लास्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है? वाउचर. डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट कैश हैज बीन पेड. तो जब हम किसी को कैश पे करते हैं, हमारे को क्या मिलता है एज अ प्रूफ कि वो पेमेंट हो गया है ना. हम प्रूफ भी तो मांगे कि हम आपको पेमेंट कर दिए, तो आप कुछ डॉक्यूमेंट तो दो. सो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ वाउचर विच बिकम्स एन एविडेंस फॉर अस. ठीक है, तो टर्म्स डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान था सब कुछ. सारे टर्म्स अब क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम. चलिए, वेरी गुड. तो यहां हम एंड करते हैं आज का लेक्चर. आज का लेक्चर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे फोकस कर रहे थे. उसमें हम काफी सारे चीज कवर किए हैं. आगे भी अभी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज आई होप जो भी हम चीजें कवर करें इस लेक्चर में सब क्लियर है. इन केस आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है मन में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में इजीली